मूवी की शुरुआत में हमें शिकागो शहर को दिखाया जाता है। शिकागो में द इवेंट नाम का एक हादसा हुआ। दरअसल एस्बन लैबोरेटरीज में एक बड़ा सा पार्टिकल कोलाइडर फटा, जिससे हजारों लोगों की जानें चली गई और इस वक्त शिकागो एक डेंजर जोन बन चुका था। इस इवेंट की वजह से पूरी दुनिया हैरान थी। जो भी लोग उस ब्लास्ट में मरे थे, उनके सोल्स यानी आत्मा वहाँ के निवासियों को दिखाई देते, जिसे वो लोग रेम्स कहते। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये रेम्स पास्ट के प्रोजेक्शंस थे जो उस कोलाइडर के फटने से लूप में फंस गए। मगर ये रेम्स रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते थे। आप ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, मगर थोड़ी देर में आपको सब समझ आएगा। अब शिकागो के लोगों को पता चलता है कि उनके इलाके में अब नए रेम्स दिखाई देने लगे हैं, मगर वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस बात को नकार देते हैं। शिकागो से 50 मील दूर जिवेल सिटी नाम का एक छोटा सा शहर था, जहाँ पर हमें वेरोनिका नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो इस इवेंट को सरवाइव कर चुकी थी। मगर अफसोस की बात यह थी कि वेरोनिका ने इस इवेंट में अपने पिता को खो दिया था, जिनका नाम था रॉबर्ट। उसके पिता का रेम वो हर रोज सुबह अपने टेबल पर देखती। वेरोनिका का माँ का नाम एना था और वो अपनी माँ के साथ रहती थी। अगले दिन क्लास में उनका प्रोफेसर बिटनर रेम्स के बारे में स्टूडेंट्स को बता रहा होता है। वेरोनिका उससे पूछती है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो लोग पास्ट के टाइमलाइन के रेम्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि क्लास में उसने रिसेंटली एक पुरानी औरत के रेम को देखा था। मगर उसका प्रोफेसर इस बात से सहमत नहीं होता और कहता है कि वेरोनिका को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। लंच के दौरान वेरोनिका को कर्क नाम का एक लड़का दिखाई देता है, जो अकेले ही रहता, किसी से बात नहीं करता और उसे रेम्स के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट था। स्कूल के सभी लोगों को पता था कि उसके इस रेम्स के ऑब्जेशन की वजह से उसे पिछले स्कूल से निकाला गया। जब शाम ढलती है तो वेरोनिका स्केटिंग करने उसी स्पॉट पर चली जाती है जहाँ पर वो अपने डैड के साथ जाती थी। वो वहाँ जाकर अपने पुराने लम्हों को याद कर रही होती है। अगले दिन वेरोनिका बाथरूम में शावर कर रही होती है कि तभी उसे एक रेम दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। वो रेम आगे वहाँ के मिरर पर एक मैसेज लिखता है और मैसेज था रन, मतलब भागो। क्लास में भी वेरोनिका अपने लेक्चर्स पर ध्यान नहीं दे पाती। क्लास के सभी बच्चे नोटिस करते हैं कि वेरोनिका के कान से खून निकल रहा है। जब स्कूल की नर्स उसका कान चेक करती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। आगे वेरोनिका जानना चाहती थी कि उसके बाथरूम में वो रेम कौन था, इसलिए वो इसके बारे में बिटनर से बात करने की सोचती है। मिस्टर बिटनर वेरोनिका को उसके घर पर बुलाता है ताकि वो दोनों बैठकर अच्छे से बात कर सके। वेरोनिका ऐसे ही करती है और मिस्टर बिटनर के घर चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद वेरोनिका को बिटनर की बेटी भी दिखाई देती है, जिसका नाम ईवा था। जब वेरोनिका बाथरूम में हुए हादसे के बारे में अपने प्रोफेसर को बताती है तो वो उस पर भरोसा नहीं करता, बल्कि कहने लगता है कि रेम्स रियलिटी में कोई चेंज नहीं ला सकते। शायद वेरोनिका के सर में चोट लगने से वो चीज़ों को इमेजिन कर रही है। उसी शाम वेरोनिका बाथरूम में जाकर वेट करती है, इस उम्मीद में कि उसे वो रेम फिर से दिखाई देगा, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं दिखता। अगले दिन वेरोनिका डिसाइड करती है कि उसे कर्क से बात करके देखना चाहिए, शायद उसे रेम्स के बारे में ज़्यादा पता होगा। कर्क उसे एक टनल में दिखाई देता है जहाँ पर मछलियों के बहुत सारे रेम्स थे और कर्क इन मछलियों को काउंट कर रहा था। कर्क कहता है कि हर महीने इन मछलियों के रेम्स की तादाद बढ़ रही है। वेरोनिका उसे बताती है कि उसने अपने बाथरूम में एक रेम को देखा है और उस रेम ने उसके मिरर पर रन लिखा। क्या वो ये बता सकता है कि ये कैसे और क्यों हुआ? अगर उसने उसकी मदद की तो असाइनमेंट्स में वो भी उसकी मदद करेगी। पहले तो कर्क मदद करने के लिए हिचकिचाता है, पर वेरोनिका कहती है कि वो रेम उसे हर्ट करना चाहता था, इसलिए वो मदद के लिए उसके पास आई है। आगे कर्क और वेरोनिका उस रेम की तस्वीर पता करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस रेम के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। उस रेम का नाम ब्रायन था, जो वेरोनिका ने अपने बाथरूम में देखा था। अब नॉर्मल कैमरास रेम्स को तो कैप्चर नहीं कर सकते थे, इसलिए ये दोनों एक स्पेक्ट्रोग्राफिक लेंस से उस रेम्स की फोटो क्लिक करने की सोचते हैं। वो इस मशीन को बाथरूम में फिट कर देते हैं और ब्रायन के आने का वेट करते हैं। वेरोनिका चेक करने नीचे जाती है और वहाँ उसे मिरर में कोई दिखाई देता है। घबराकर वो सीधा कर्क के पास जाती है। जब ये दोनों नीचे आते हैं तो नीचे कोई नहीं होता, बल्कि वेरोनिका की माँ खड़ी होती है। वापस ऊपर आने के बाद इन्हें बाथरूम में ब्रायन का रेम दिखाई देता है। कर्क किसी तरह उसकी फोटो खींच लेता है और तभी ब्रायन का चेहरा सड़ने लगता है। वहाँ की लाइट एक्सप्लोड हो जाती है और ब्रायन गायब हो जाता है। आगे वेरोनिका और कर्क ब्रायन के बारे में और पता करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता चलता है कि ब्रायन ने 4 साल पहले एक पैस्टर के बेटी को किडनैप करके मार डाला, जिसका नाम था मेरी। आगे वेरोनिका और कर्क पैस्टर के घर पर जाते हैं ताकि उन्हें ब्रायन के बारे में और पता चले। उन्हें वहाँ पर पता चलता है
कि ब्रायन अक्सर मेरी पर नजर रखता और फिर एक दिन उसने मेरी से बात की और अपने साथ जबरदस्ती ले गया। उसके बाद से उन्होंने मेरी को फिर कभी नहीं देखा और उसका मर्डर हो गया। जब पुलिस वाले उस होटल में गए जहां ब्रायन रुका हुआ था तो वहां उन्हें ब्रायन मिला जिसने खुदकुशी कर ली थी। काफी मशक्कत करने के बाद वेरोनिका और कर्क को ये पता चलता है कि ब्रायन उनके शहर का नहीं था और जिवेल सिटी में उसे कोई नहीं जानता था। उन्हें ये भी पता चलता है कि मेरी अपने बर्थडे से एक दिन पहले मिसिंग हुई और मेरी का बर्थडे भी सेम वेरोनिका के बर्थडे से मैच कर रहा था जो था फरवरी 29। अगले सीन में वेरोनिका और कर्क लाइब्रेरी में बैठकर बात कर रहे होते हैं जहां दूर एक मिस्टीरियस परछाई इन पर नजर रखी हुई थी। जब वो परछाई वहां से गायब होती है तो वहां के लाइट फ्लिकर करने लगते हैं और वेरोनिका गलती से अपनी नोटबुक नीचे गिरा देती है। वेरोनिका जब उस बुक को उठाती है तो उसके ऊपर रन मैसेज लिखा हुआ था। उसके बाद कर्क को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है और प्रिंसिपल अब कर्क को डांटने लगता है क्योंकि वो रिम्स के बारे में पता करने मेरी के घर पर गया था। सफाई में कर्क कहता है कि वो वहां पर बस एक स्कूल प्रोजेक्ट के असाइनमेंट के लिए गया था, मगर प्रिंसिपल उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ वेरोनिका स्कूल में बास्केटबॉल देख रही थी और वो परेशान भी थी क्योंकि कर्क उसके मैसेजेस और कॉल्स का रिप्लाई नहीं दे रहा था। वही उस प्रिंसिपल को एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसे देखते ही वो घबराकर स्टेयर से ऊपर वाले फ्लोर में चले जाता है। यहाँ वेरोनिका को भीड़ में ब्रायन नजर आता है। वो ब्रायन को देखते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है कि तभी उस स्कूल का प्रिंसिपल ऊपर से नीचे गिरता है और मर जाता है। स्कूल के बाद कर्क वेरोनिका से मिलता है और बताता है कि आज उसने प्रिंसिपल से मुलाकात की और उसे रेम्स के बारे में सब कुछ बताया। प्रिंसिपल उनकी मदद करने के लिए भी राजी था, पर देखते ही देखते प्रिंसिपल की भी मौत हो गई। कर्क को शक था कि स्कूल में कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो लोग रेम्स के बारे में पता लगाए। कर्क को वेरोनिका के घर पर उसके स्केट्स भी दिखाई देते हैं। वेरोनिका कहने लगती है कि ये स्केट्स उसके डैड के हैं। जिस दिन उसके पापा मरे उस दिन उसकी और उसके डैड की बहस हो गई थी, जिसकी वजह से वो काम के लिए लेट हो गए। वो अक्सर ट्रेन से ही ऑफिस जाते, मगर इस बहस की वजह से उसके डैड लेट हो गए और कार से ड्राइव करने का सोचा। तभी वो इवेंट घटा जिसमें उसके डैड मारे गए। अगर वो उस दिन अपने डैड के साथ बहस नहीं करती तो आज उसके डैड जिंदा होते। कर्क भी कहता है कि वो भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया क्योंकि वो अपने डैड से बात नहीं करता था, इसलिए वो रेम्स के बारे में रिसर्च कर रहा है ताकि वो अपने डैड के रेम को देख सके और उनसे बात कर सके। आगे वेरोनिका और कर्क एक दूसरे के क्लोज आ ही रहे थे कि वहाँ वेरोनिका की माँ आ जाती है और कर्क को हॉल में सोफे पर सो जाने को बोलती है क्योंकि रात के समय उनका शहर सेफ नहीं था। आगे वेरोनिका अपने खिड़की के रिफ्लेक्शन में ब्रायन को देखती है जो उसे पकड़ने अपने हाथ आगे करता है। डर के मारे वो पीछे हटती है और एक आइस लेयर को तोड़कर पानी में गिर जाती है। पानी में वो दो औरतों के रिम्स को देखती है और उसे अजीबोगरीब विजन्स आने लगते हैं। तभी वो अपने पलंग पर जागती है और पाती है कि यह सब एक सपना था। अगली सुबह वेरोनिका की माँ एना बताने लगती है कि उसे एक जॉब इंटरव्यू पर जाना है और उसका इंटरव्यू 28 फरवरी को है। वेरोनिका समझ जाती है कि उसकी मॉम उसके बर्थडे के दिन टाउन में नहीं होगी। तभी कर्क को रॉबर्ट का रैम दिखाई देता है। कर्क पाता है कि रॉबर्ट के हाथ में जो न्यूज़पेपर है वो रॉबर्ट के मरने के बाद का है। मतलब वो न्यूज़पेपर तब का है जब रॉबर्ट जिंदा नहीं था। तो वो न्यूज़पेपर रॉबर्ट के हाथ में कैसे आया? उस न्यूज़पेपर में एमा और क्लेयर नाम के दो लड़कियों की मिसिंग खबर छपी हुई थी। जब वेरोनिका और कर्क इन दो लड़कियों के बारे में पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एमा और क्लेयर भी 29 फरवरी को मिसिंग हुए। उन्हें ये भी पता चलता है कि ब्रायन क्लेयर का बॉयफ्रेंड था और क्लेयर उसके ऊपर लट्टू थी। वो उसकी तरफ इतनी अट्रैक्टेड थी कि वो जिवेल सिटी छोड़कर शिकागो में रहने लगी थी। वो लोग आगे क्लेयर के बहन का पता निकालते हैं जहां उन्हें ये पता चलता है कि क्लेयर का रेम आज भी उन्हें दिखाई देता है। ये जानते ही वो दोनों क्लेयर के रेम को देखने उस ब्लास्ट वाले लोकेशन पर चले जाते हैं जो था शिकागो में। उन्हें वहाँ बहुत सारे रेम्स दिखाई देते हैं जो वहाँ काफी लंबे समय तक रहते थे। कर्क समझ जाता है कि जो लोग ब्लास्ट वाले लोकेशन के पास मरे हैं उनके रेम्स ज्यादा देर रियलिटी में रहते हैं। जब वो दोनों क्लेयर के रेम को देखते हैं तो वो वहाँ किसी से बात कर रही होती है, पर उन्हें ये नहीं दिखता कि वो किससे बात कर रही है क्योंकि वो एक रेम है। क्लेयर स्टेयर्स चढ़कर खुद को बचाने की सोचती है पर कोई उसका गला घोंटकर उसे मार देता है। वहाँ के भीड़ में उन्हें डॉक्टर मार्टिन भी दिखाई देता है जिसकी वजह से शिकागो में वो ब्लास्ट हुआ था। वेरोनिका और कर्क जब उसे देखते हैं तो डॉक्टर मार्टिन वहाँ से भाग रहा होता है जो अब भी जिंदा था। वेरोनिका और कर्क जब उसे गली में कॉर्नर करते हैं तो वो उन पर बंदूक तान देता है। वेरोनिका उसे गोली चलाने को बोलती है
क्योंकि वो वैसे भी ब्रायन के हाथों मरने ही वाली है। मगर गोली चलाने से पहले वो उसे सारी कहानी बताने को बोलती है। वो उन्हें अब बताने लगता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ तो लोगों की परछाई दीवारों पर सालों के लिए ट्रैप हो गई थी। ठीक उसी तरह ये रेम्स मरे हुए लोगों से कांटेक्ट करने का एक तरीका है। वो अपनी रिसर्च में यही सब कर रहा था। उन्होंने एक पोर्टल तो खोला, मगर वो पोर्टल एक बड़ा होल बन गया, जिससे पार्टिकल कोलाइडर पर लोड थोड़ा ज्यादा हो गया और वो फट गया। ब्रायन डॉक्टर मार्टिन का एक भरोसेमंद असिस्टेंट था। जब क्लेयर की मौत हुई तो ब्रायन उसे वापस जिंदा करना चाहता था। वो उन्हें ये भी बताता है कि गवर्नमेंट ने उन्हें अब तक रेम के बारे में जो भी बताया है वो सब झूठ है, और सच ये है कि रेम्स प्रेजेंट टाइमलाइन में चेंजेस ला सकते हैं। जब मार्टिन वेरोनिका से बात कर रहा होता है तो कर्क छुपके से एक लैब की फोटो चुरा लेता है, जिसमें डॉक्टर मार्टिन के साथ उसके कोलीग्स भी थे। डॉक्टर मार्टिन ब्लास्ट के बाद से बहुत उदास हो गया था, क्योंकि इसमें वो खुद को दोषी मानता है। खुद पर घिन महसूस करके वो खुद को गोली मारकर मर जाता है। अगले दिन जब कर्क और वेरोनिका स्कूल जाते हैं तो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स कर्क का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कर्क के लॉकर में एक गन है। लॉकर खोलने पर उन्हें वहाँ सच में एक गन मिलती है। कर्क कहने लगता है कि ये गन उसकी नहीं है, फिर भी वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। आगे वेरोनिका बिटनर के पास मदद के लिए जाती है और उसे सारी कहानी बता देती है। बदले में बिटनर वेरोनिका को सलाह देता है कि वो कर्क से दूर रहे, क्योंकि उसके पुराने स्कूल ने भी उसे गन रखने की वजह से निकाल दिया था और वो थोड़ा डेंजरस है। उनका प्लान अब ये था कि बिटनर वेरोनिका को एक लेड प्रूफ रूम में रखेगा, क्योंकि रेम्स लेड प्रूफ कमरे में नहीं जा सकते। अगले दिन कर्क वेरोनिका से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर भरोसा नहीं कर पाती। वो कर्क को वहाँ से चले जाने को बोलती है और अपने तैयारी में लग जाती है। दूसरी ओर एना, जो जॉब इंटरव्यू के लिए गई थी, उसे वहाँ पर पता चलता है कि कंपनी वालों ने उसे वहाँ पर बुलाया ही नहीं। मतलब किसी ने जानबूझकर एना को वेरोनिका से दूर किया। वही कर्क जब डॉक्टर मार्टिन के फोटो को देखता है तो उसमें डॉक्टर बिटनर भी था। वो ये बात वेरोनिका को बताने की कोशिश करता है, मगर लेड प्रूफ रूम में होने से वेरोनिका के फोन में सिग्नल नहीं होता। जब कर्क बिटनर के घर पर जाता है तो उसे वहाँ ईवा की रेम दिखाई देती है। दरअसल ईवा बिटनर की बेटी थी जो मर चुकी थी। उसे अब समझ आता है कि बिटनर ईवा के रेम को वेरोनिका के अंदर डालना चाहता है। तभी बिटनर उसे देख लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो आगे कर्क को जिंदा ही गाड़ने लगता है। वही वेरोनिका को वही टूल्स दिखाई देते हैं जिससे उसने और कर्क ने मिलकर ब्रायन की फोटो खींची थी, और उसे अब बिटनर पर डाउट आने लगता है। जब वो वहाँ से भागने लगती है तो बिटनर उसे पकड़ लेता है और सारा सच उगलने लगता है। वो कहता है कि क्लेयर और बाकी लड़कियों को उसने ही मारा है ताकि वो ईवा के रेम को उनके बॉडी में डाल सके, मगर ब्रायन की वजह से उसका सारा प्लान फेल हो गया, इसलिए उसने ब्रायन को भी मरवा दिया। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसी ने प्रिंसिपल को मारा और कर्क के लॉकर में वो गन रखी ताकि वेरोनिका अकेली पड़ जाए। वो वेरोनिका का गला घोटकर उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर वेरोनिका के डैड का रेम आ जाता है, जिससे बिटनर का ध्यान भटक जाता है। वो किसी तरह खुद को बचाकर उसी फ्रोजन तालाब के पास जाती है जहाँ वो और उसके डैड स्केटिंग करते थे। बिटनर उसे पकड़ लेता है और खुद को बचाने वेरोनिका बर्फ पर लात मार के बिटनर के साथ पानी में गिर जाती है। तभी वहाँ पर दो रेम्स आते हैं, जिनमें से एक ब्रायन भी था। ब्रायन वेरोनिका को पानी के ऊपर ले आता है और दूसरी रेम बिटनर को पानी में डुबाकर मार देती है। वही वेरोनिका पानी के बाहर नहीं निकल पाती और धीरे धीरे बेहोश होने लगती है, मगर ऐन वक्त पर कर्क वहाँ आकर उसे बचा लेता है। वो अपनी कब्र से अपने पिता के रेम की वजह से बाहर निकल पाया था। अगले दिन कर्क और वेरोनिका के डैड के कब्र के पास जाते हैं, क्योंकि रॉबर्ट के मरने के बाद से वेरोनिका ने एक बार भी उनके कब्र पर विजिट नहीं किया था। वहाँ पर हम बिटनर के भी रेम को देखते हैं, जो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाता है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ आज की ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है अली रजा, सेकंड है आवेश शेख, थर्ड है मैक्सिमस और फोर्थ है एसएल रियल, फिफ्थ है साहिल रनौत और सिक्स्थ है मुमताज इकबाल, सेवंथ है अयान डेविल और एट्थ है सेलिबा थोंग्स, नाइन्थ है सहस्टा अख्तर और लास्ट 10th कमेंट है सोम्बू लिम्बू का। इन्हीं नामों के साथ ये वीडियो भी यही खत्म होता है, मगर मैं जल्द ही एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।